हेलो हाय नमस्कार 89.6 एफएम सीकर से मैं हूँ आरजे ग्रेसी। और आज जो हमारे साथ है ना, इन्हें तो वो पूरा सीकर जानता होगा, लेप्रोस्कोपिक सर्जन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या कचोलिया जी। मैम आपसे सभी इंस्पायर हैं एंड आज वुमेंस डे पे आपका इंटरव्यू करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू मैम। जी मैम, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गायनोकोलॉजिस्ट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व भी करती हैं, लेकिन अभी कॉमन प्रॉब्लम कौन सी आप देख रही हैं? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि गायनेकोलॉजी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है और एज वाइज डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अगर आप माने तो ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है करीब 11, 12, 13 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर। तो उनके अंदर प्रॉब्लम्स पीसीओ नाम की होती है, जिसके अंदर कि उनको पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं और इसके लिए उनको डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना ज़रूरी होता है। दूसरी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है अपनी 35 to 40 ईयर्स की एज में, जिसको कि बहुत कॉमन है ये, और बच्चेदानी में गांठें होना। तो इन गांठों के लिए, हर गांठ के लिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आएगी आपकी करीब 45 से 50 साल की उम्र में, जिसमें कि जो माहवारी होती है वो अनियमित हो जाती है। मतलब कभी इरेगुलर आती है, कभी बहुत ज़्यादा आती है, कभी 2-2, 3-3 महीने से भी नहीं आती है। इन कंडीशंस में भी उन लेडीज़ को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो आती है करीब 50 से 55 साल की औरतों के अंदर। उसमें क्या होता है कि एक बार माहवारी बंद हो गई है और उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा अगर बंद रहती है और दोबारा चालू हो जाती है, इन पेशेंट्स को तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है कई सारी। उसके बाद जब हमारे पास आ जाती है तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट करके सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैम आपकी जो स्माइल है वही शायद आधी जो बीमारियां हैं उन्हें सॉल्व कर देती होगी, क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच। और मैम एक मेरा सवाल आपसे ये है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत लोगों को ये मैसेज अभी तक भी नहीं पहुंचा है। हालांकि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आए हुए करीब 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन हमें बताना ज़रूरी है। तो ओपन सर्जरी जो होती है, जो हम लोग करते हैं, उसके अंदर करीब करीब चीरा जो पेशेंट के लगता है वो 5 से 6 इंच का चीरा लगता है। और जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हालांकि इसमें हम छोटे छोटे चीरे लगाते हैं, छोटे 4 चीरे लगते हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि ना तो इसको पेशेंट को दर्द होगा, इसमें कम दर्द होगा, बहुत कम दर्द होगा। दूसरा, जितना चीरा छोटा है उतना ही पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। ओपन सर्जरी जो है उसके अंदर पेशेंट 3 से 4 दिन में हम उसको वापस घर भेजेंगे। और जो छोटे चीरे वाली जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें हम 24 घंटे के अंदर कितनी भी बड़ी हम सर्जरी करते हैं उसको घर भेज देते हैं। वो चल के जाता है, सीढ़ियाँ उतर के जाता है और स्माइलिंगली जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरा एक शो आता है हेलो वुमनिया करके, जिसके अंदर मैं वुमन ओरिएंटेड बातें करती हूँ और हमेशा वुमेंस को ये बोलती हूँ, उन्हें जागरूक करती हूँ कि आप ना अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, बार बार अपना चेकअप करवाते रहिए, डॉक्टर्स के पास जाते रहिए। लेकिन एज यू नो वुमनियाज है तो पैसे बचाने वाली जो थोड़ी सी उनमें रेमेडी रहती है कि बस पैसे बचाने नहीं जाएंगे और फिर वो भर के पैसे एक साथ लगते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। उनमें जागरूकता आनी चाहिए और मैं सोचती हूँ कि जागरूकता भी अपने आप कैसे आएगी, तो ये हम लोगों का काम है कि हम उनको जागरूक करें। हम इस तरह के प्रोग्राम्स और करें और स्कूल्स में कई जगह जाके हम लोग उनको बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। बिकॉज एज ए डॉक्टर, अगर डॉक्टर बताएगा, कोई ऑथेंटिक पर्सन बताएगा कि आपको इस समय ये जाँच करानी है, तो ही वो आएगी। उसको वैल्यू समझ आनी चाहिए ना। और कोई बोलेगा तो मे बी वो नहीं समझे, लेकिन मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ एंड आई एम डीलिंग विद लेडीज़ प्रॉब्लम सिंस 20 ईयर्स। तो मैं अगर उनको बोलूँगी, अपने माध्यम से कोई बात पहुँचाऊँगी, तो ज़रूर मानेंगे वो। क्या बात है मैम। तो वी रियली विश के अब जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके जागरूक हो जाएंगी, क्योंकि आप जैसी लेडी, अगर बोल्ड लेडी ऐसा बोलेंगी, और जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि हर दूसरे और तीसरे पर्सन को गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैम मेरा एक सवाल अगला ये रहेगा आपसे कि आजकल बच्चेदानी की गांठ वाली जो प्रॉब्लम है वो हम काफ़ी लोगों में देखते हैं और काफ़ी लोगों से फेस भी कर रहे हैं। तो क्या बच्चेदानी की हर गांठ को निकाला जाता है या फिर इसका कोई एक एरिया होता है या इतना होता है कि इतना mm तक ही निकाली जा सकती है, या कुछ आप बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है और ये कई पेशेंट्स इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर गांठ जो बच्चेदानी में है वो मोस्टली अगर कहा जाए तो 80 to 90% ख़राब नहीं है। अब हम किन कंडीशंस में इनको निकालने जाएंगे, तो या तो इनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए तो हम इनको निकालेंगे,
या फिर इसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो। अब प्रॉब्लम बोले तो वो पूछेगी कि क्या प्रॉब्लम मुझे होएगा तो मैं आऊँगी। तो प्रॉब्लम का मतलब या तो उसको तेज़ दर्द होए, या उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होए, या फिर ब्लीडिंग उसको महीने में 2 या 3 बार होने लग जाए। तो इन कंडीशंस में उसको हॉस्पिटल आना है। उसके बाद डॉक्टर देखेगा साइज़ कितना बड़ा है, तब वो निकालने के लिए जाएंगे। अन्यथा हर छोटी गांठ को या कोई सी भी गांठ को देख के पेशेंट को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी मैम, ये आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, क्योंकि आजकल छोटी गांठ भी होती है, बड़ी गांठ भी होती है, तो इसका एक सॉल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मिथ है कि अगर गांठ हो गई तो फिर वो निकलवानी ही पड़ेगी। तो रेली विश के ये शायद मिथ जो है वो क्लियर हुआ होगा लोगों का। और एक और अभी ट्रेंड में था सर्वाइकल कैंसर, माना कि गलत तरीके से ट्रेंड में आया लेकिन सीख सही दे के चला गया। तो ये इसके बचाव के क्या उपाय हैं और कैसे सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर, सबसे पहले तो हम समझें कि व्हाट इज़ सर्वाइकल कैंसर। बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। कैसे बचा जा सकता है उसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसके कारण क्या है, ये होता क्यों है। तो ये इसलिए होता है, नंबर 1 इसका एक हाइजीन, एक फर्स्ट पॉइंट है कि अपन को हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। दूसरा, इसमें एक वायरस इन्वॉल्व है, जो वायरस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से एक दूसरे में जाता है। और तीसरा कारण है कि यंग एज में जो अपने इंडिया में लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सेक्स होता है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड हाइजीन प्लस दैट वायरस, इन तीनों से ये होता है कैंसर। अब जब कैंसर मान लीजिए हो गया, या ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। तो मैं एक और बात इसमें ऐड करती हूँ कि हर लेडी को 35 से 40 वर्ष की जब वो हो जाए तो उसको जाके हॉस्पिटल में, चाहे उसको कोई तकलीफ़ हो या ना हो, उसको अपना पैप स्मीयर की एक जांच होती है वो करवानी चाहिए। उससे ये फ़ायदा है कि अर्ली स्टेज पे सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका इलाज संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये जानकारी देने के लिए। वैसे वुमेंस डे है आज, और वुमेंस डे पे आप क्या कहना चाहेंगी? वुमेंस डे पे तो कहने के लिए बहुत है, क्योंकि मैं जिस परिवेश में यहाँ पे ग्रामीण एरिया में रहती हूँ, सीकर को मैं ग्रामीण ही कह रही हूँ क्योंकि अधिकतर जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है या हमारे पेशेंट्स हैं वो सब ही ग्रामीण में आते हैं अधिकतर। तो उनको तो अभी तक इवन ये भी नहीं पता है कि हमें अस्पताल कब जाना चाहिए। और कभी कभी तो ये है कि उनको बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो भी वो हॉस्पिटल आ जाती है। एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ, जैसे हर एक लेडी को श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, सफ़ेद पानी जाना, वो हर एक औरत को शिकायत होती है। और वो समझती उसका दोष वो डाल देगी। सर भी दर्द अगर हो रहा है, पाँव भी दर्द हो रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, तो सोचेगी कि इसी की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो सफ़ेद पानी देखने से ही या थोड़ा सा ज़्यादा होने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी फीमेल को। यदि उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि खुजली हो रही है, जलन हो रही है, पेट में दर्द है या कोई बुखार आ रहा है, तब फिर आप सोचिए कि मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मतलब फालतू में हॉस्पिटल नहीं आए छोटी सी समस्या लेके, और कहीं कोई बड़ी समस्या है तो उसको भी वो लेके घर पे नहीं बैठी रहे। ये उनमें अवेयरनेस नहीं है। बड़ी समस्या में जो आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे किसी की महावारी 50-55 के टाइम चली गई, साल भर तक उसको नहीं आई, दोबारा थोड़ी सी चालू हो गई, वो सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं रहने दो। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये मानिए कि 90% ये कैंसर का इशू है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको एक बार महावारी चली गई है और साल भर तक नहीं आई और वापस अगर दिखाई भी देती है थोड़ी सी भी, उसको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। प्लस एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये यंग फीमेल्स है, तो माताएं अपनी बच्चियों को, मान लीजिए 10-11 साल की है और पीरियड चालू ही हुआ है और मान लीजिए 25 दिन तक आ गया, वो एकदम भागी दौड़ी चली आएंगी, पता नहीं क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसमें भी आपको नहीं भागना है, क्योंकि किसी भी लड़की को जब पीरियड चालू होता है वो 6 से 12 महीने लगेंगे, तब वो नॉर्मल में आएगा, उसके हार्मोन्स तब सेट होंगे। तो इतनी जल्दी वो माताएं भी भाग भाग के हमारे पास नहीं आए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन औरतों तक ये मैसेज पहुँचे, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप फालतू में जो चिंता घर में करते हो उससे आपके मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि ओनली फिजिकल हेल्थ, ये भी बताना ज़रूरी है कि आपका मेंटल हेल्थ सही रहे, आपका सोशल हेल्थ भी सही रहना ज़रूरी है। सोशल हेल्थ का मतलब है कि मिलना जुलना, दूसरों से रिश्ते निभाना। बिकॉज एक सक्सेसफुल पर्सन वो है जो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है और उसके रिश्ते भी अच्छे हैं। वो तीनों ही अगर एक साथ हो, दैट पर्सन इज़ सक्सेसफुल। नॉट जस्ट कि मैं बहुत पैसा कमा लूँ, बाकी मेरे दोनों एस्पेक्ट्स पीछे हैं। आई एम ओनली एन अचीवर, नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। क्या बात है मैम, यू इंस्पायर्ड अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया।
थैंक यू सो मच।